नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके मेरे को बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए कोशिका जो है उसकी थ्योरी लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? कोशिका, सेल। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता देता हूँ। पहला तो है कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है। कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद होता है सेल, जो लैटिन भाषा के सेल्यूलोस शब्द से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, कोशिका का अंग्रेजी में अनुवाद होता है सेल। इसका लैटिन भाषा के सेल्यूलोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचना और प्रकार्यात्मक इकाई है। इसमें प्राय स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका ही जीवन के शरीर का निर्माण करती है। कुछ कोशिकाओं के शरीर में केवल कोशिका के बने होते हैं। कुछ जीवाणु के शरीर केवल एक कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें एक कोशी जीव कहते हैं। जबकि कुछ जीव एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बहुकोशी जीव, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कुछ जीवाणु के शरीर केवल एक कोशिकाओं के बने होते हैं, एक कोशी, और दो बहुत कोशिकाओं के बने होते हैं, उसे बहुकोशी कहते हैं। सबसे आईएमपी क्वेश्चन ये सामने आया था, सीजीपीएससी नर्सिंग में पूछा हुआ था, यही वाला, कोशिका की खोज। तो कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। ये याद रखना है, कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक भाई साहब ने। कब की थी? 1665 में। इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी। रॉबर्ट हुक ने इन संरचनाओं को कोशिका का नाम दिया। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी तो इस संरचनाओं को कोशिका का नाम दिया है। यद्यपि ये मृत कोशिकाएं थी। कौन सी थी? ये मृत कोशिकाएं थी। परंतु परंतु रॉबर्ट हुक ने जीवन की आधारभूत संरचना इकाई की खोज कर दी थी। ये क्वेश्चन भी, आधारभूत संरचना इकाई की खोज किसने की थी? तो हुक ने जीवन की आधारभूत संरचना इकाई की खोज की थी। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665। कोशिका का सबसे पहले प्रयोग 1665 विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, चलिए 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने एक उत्तम किस्म के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। अगर आपसे पूछ ले कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो 1674 में डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, कोशिका शब्द की खोज किसने की थी, है ना। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? इसने की थी, है ना। अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ से बहुत कंफ्यूज होता है। तो कोशिका का सिद्धांत 1893 ईस्वी में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक एम.जे. स्लाइडेन तथा जंतु वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन एम.जे. स्लाइड और थियोडर स्वान ने किया था 1893 में। ठीक है, संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा वंशागत इकाई। कोशिका क्या है? जीवन की कौन सी है? संरचनात्मक, कार्यात्मक और वंशागत इकाई। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए वो आपको बता दिया। अगला है 1855 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रूडोल्फ विचो ने कोशिका की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत किया था। ओमनिस सेल्युआ इज सोलिया, अर्थात सभी कोशिकाएं पुनर्निर्मित कोशिका से सही निर्मित कर। अगर आपसे पूछ ले क्या कि ओमनिस सेल्युआ इज सोलिया
किसने दिया था? ये मत किसने दिया था? ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला, ये मत रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था और ये थे जर्मन के। कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कुछ जीव कोशिका सिद्धांत के अनुपालन नहीं करते जाते हैं, उनकी विशेष रचना कोशिका सिद्धांत के तथ्यों का अपवाद हैं। ये जो है एक तो विषाणु, एक विषाणु के बाद थायराइड, प्रियोन, लाल रुधिर कणिका। ठीक है, अब इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं। विषाणु सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी मानी जाती है। विषाणु संक्रामक परजीवी होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होते हैं और निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं, परंतु अनुकूल वातावरण प्राप्त होने पर सक्रिय हो जाते हैं और सजीव के समान व्यवहार। जो खास होगा वो बता दूंगा, लास्ट टाइम पे यही बता रहा हूँ मैं। विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होते हैं। विषाणु केवल किससे? ये बताया है, डीएनए और आरएनए से निर्मित होते हैं। डीएनए और आरएनए से कौन होता है? विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए से निर्मित है, जिसमें चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। ये जीव अपने विकास के क्रम में कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए इन पर कोशिका सिद्धांत का तथ्य लागू नहीं होता। वायराइड, प्रियोन, प्रियोन केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित हो। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा है, प्रियोन किसके द्वारा निर्मित होता है? प्रियोन केवल प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं तथा इसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। प्रियोन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था, प्रियोन केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं, इसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। ये जीव मानव और पादप में तंत्रिका संबंध रोग उत्पन्न करते हैं। लाल रुधिर कणिका आरबीसी, लाल रुधिर कणिका केंद्रक विहीन होती है। इस प्रकार ये कोशिका संरचना की दृष्टि से अपूर्ण होती है और कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और अगर किसी को ऐड होना है तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है, फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई चाहता है कि सर हमें व्हाट्सअप पर ऐड होना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिनको नोट्स लेना है, नोट्स भी अवेलेबल है, नोट्स के बारे में भी बता देता हूँ। आपको अगर पीएनएसटी की तैयारी करना है तो नोट्स जरूर ले सकते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छी फ़ायदा होगा। क्या क्या मिलेगा इसमें आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, ओल्ड पेपर मिलेंगे और 7000 एमसीक्यूज मिलेंगे। ये सारा 300 रुपये में मिलेगा अभी 30 तारीख तक। अगर कोई चाहता है कि सर हमारे पास ओल्ड पेपर हैं, हमें कल यही लेना है तो ये भी ले सकते हैं। कोई चाहता है हमको ओल्ड पेपर लेना है, ओल्ड पेपर ले सकते हो। कोई चाहता है कि हमको एनसीईआरटी क्वेश्चन लेना है तो वो ले सकते हो। सबका प्राइस अलग अलग हो जाएगा। तो जिनको लेना है इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। कोई पीवीएफटी की तैयारी कर रहा है तो पीवीएफटी के लिए भी अभी 30 तारीख तक ऑफर है। 300 रुपये की जगह 150 रुपये में सारे नोट्स मिल जाएंगे पीवीएफटी के, जिसमें ओल्ड पेपर 6000 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल जाएंगे। तो पीएनएसटी वाले पीएनएसटी के लिए ले सकते हैं और पीवीएफटी वाले पीवीएफटी का ले सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो 20 दिन में तो एक बार नोट्स जरूर लें, नोट्स का डेमो जरूर देखें। ठीक है, बाद में पछताना नहीं पड़े, इसलिए नोट्स का डेमो जरूर देख सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आ रही हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत सारी समस्या आ रही है, तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, है ना। आपकी सुविधा में हम तत्पर रहेंगे। ठीक है, आपकी सेवा में हम तत्पर रहेंगे। जिनको नोट्स लेना है समय से पहले ले लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये और कर लेते हैं। इसमें जो अच्छा लगे एक बार देख लेना, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे को बता देना, तो मैं एक एक थ्योरी करवा दूँगा। कोशिका की आकृति और आकार। जिस प्रकार विभिन्न प्रजातियों के जीव आकृति और आकार में परस्पर भिन्न होते हैं, उस प्रकार विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और आकार में भी व्यापक भिन्नता होती है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बताना होगा वहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक है, जो आईएमपी है वही बताऊंगा। कोशिका की आकृति और आकार। अधिकतर कोशिकाएं क्या होती हैं? अधिकतर कोशिकाएं होती हैं गोलाकार, परंतु वे बहुभुजी, घनाकार, स्तंभाकार, उभयकार, लंबी, शाखित भी हो सकते हैं। विभिन्न कोशिकाएं, उनकी आकृति। लाल रक्त कोशिकाओं की आकृति कौन सी होती है? उभयावतल होती है। तंत्रिका तंत्र की होती है लंबी, पतली और शाखान्वित होती है। जीवाणु कोशिका की होती है वक्रित छड़ के आधार होती है। शैवाल कोशिका अंडाकार और कशाभुयुक्त होती है। परागकण गोलाकार और कांटेदार होती है। कोशिका कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक माप वाली हो सकती है। कोशिकाएं जो कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक माप वाली हो सकती है। सामान्यतः सभी कोशिकाएं आकार में अत्यंत छोटी होती हैं। सामान्यतः जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ना, आकार में सबसे सूक्ष्म होती है, जिन्हें बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता के नहीं देखा जा सकता है। कुछ कोशिकाएं और उनके माप निम्नवत हैं। चलिए, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी कोशिका आप बता दो सर। माइक्रोप्लाज्मा है ना, 0.00001 मिलीमीटर। सामान्य जीवाणु कोशिका अमीबा 250 750। अधिकतम जंतु कोशिका। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास, ये पूछा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास। जिराफ की तंत्रिका कोशिका। पादप कोशिकाएं 10 से 100। सबसे छोटी, सबसे बड़ी पादप कोशिकाएं आप सभी बताते हो कि सबसे बड़ी पादप कोशिकाएं होती हैं शैवाल, जलीय शैवाल। शैवाल आता है काल्पोटेक्सीफोलिया, 6 से 12 इंच होती है। चलिए और देख लेते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा वजन होता है 1.4 किलोग्राम। मानव में
मानव या पुरुष में सबसे छोटी कोशिकाएं आप सभी को बताएं कि पुरुष में सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं शुक्राणु। पुरुष और महिला में सबसे बड़ी कोशिका होती हैं मोटर न्यूरॉन, इसका व्यास होता है 1 मीटर तक होता है। मानव महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ये भी याद है आपको, ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। कोशिका के प्रकार, कोशिका आप सभी को बताएं कितने प्रकार की होती हैं। साफ के सर कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोक्रियोटिक्स कोशिकाएं और यूकेरियोटिक्स कोशिकाएं, ये भी क्वेश्चन आता है ना। मेरा ये कहना है कि कैसे भी करके आपको बायोलॉजी और जूलॉजी में से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अच्छे नंबर दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़े से थ्योरी के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। मैं मेरे हिसाब से आपको अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। प्रोक्रियोटिक्स कोशिका लिखा हुआ है कि प्रोक्रियोटिक्स शब्द 2 ग्रीक शब्दों के संयोग से निर्मित हुआ है, प्रो तथा कैरिया। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है केंद्रक के पहले। ऐसी कोशिकाएं जिसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है प्रोक्रियोटिक्स कोशिका कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिका से निर्मित जीव प्रोक्रियोटिक्स जीव अथवा प्रोक्रियोट्स कहलाते हैं। प्रोक्रियोटिक्स कोशिका ये कशाब, ये होता है आपका कशाब, ये होती हैं आपकी कैप्सूल कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, न्यूक्लियो, डीएनए, राइबोसोम, केंद्रक तत्व, रोम, प्रोक्रियोटिक्स कोशिकाएं। ये देखो, चलिए अधिकांशतः एक कोशिक जीवों में प्रोक्रियोटिक्स कोशिका पाई जाती है। अधिकांशतः लिखा हुआ है ना, एक कोशिक जीव में अधिकांशतः प्रोक्रियोटिक्स कोशिका पाई जाती है। इनमें आर्किया जीवाणु तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले नीले हरे शैवाल सम्मिलित हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि नीले हरे शैवाल किसमें सम्मिलित हैं तो आपको बताना है कि नीले हरे शैवाल जो हैं प्रोक्रियोटिक्स कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हो, नीले हरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? प्रोक्रियोटिक कोशिका में। प्रोक्रियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। स्पष्ट केंद्र का अभाव होने के कारण केंद्र के सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य के एक अनियमित आकार के क्षेत्र में बिखरे रहते हैं, जिसे केंद्रक अभाव कहते हैं। प्रोक्रियोटिक्स कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो, कोशिका भित्ति प्रोक्रियोटिक्स कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। इन कोशिकाओं में प्रोक्रियोटिक्स कोशिकाओं के ऊपर ध्यान रखना, इस कोशिका में राइबोसोम रिक्तिका तथा पोषक पदार्थों का संग्रहण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने वाली कोशिका उपस्थित होती है। कुछ प्रोक्रियोटिक्स कोशिका में कशाभिका पाई जाती है जो जीव के संलयन में सहायता करती है। इनमें रोम की उपस्थिति होती है जो किसी जीव को किसी सतह से चिपकने में सहायता करती है। कुछ जीवाणु में कार्बोहाइड्रेट से निर्मित कैप्सूल नामक संरचना भी पाई जाती है। यह जीवाणु को अपने आसपास की सतह से चिपकने में सहायता करती है। प्रोक्रियोटिक्स कोशिका, यूकेरियोटिक्स शब्द अब आएगा आपका पहला प्रोक्रियोटिक्स हो गया, अब आएगा यूकेरियोटिक्स। यूकेरियोटिक्स शब्द 2 ग्रीक शब्दों विकसित तथा कैरियन के संयोग से निर्मित हुआ है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुविकसित केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं यूकेरियोटिक्स कोशिका कहलाती है। सभी प्रोटिस्ट, कवक, पादप और जंतुओं में यूकेरियोटिक्स कोशिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक्स कोशिका का आकार प्रोक्रियोटिक कोशिका की तुलना में बड़ा होता है। यह सामान्यतः 5 से 10 आकार की होती है। इसमें उपस्थित केंद्र की दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। इस कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। गाल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम आदि कोशिकांग होते हैं। इसमें किसमें होते हैं भाई? ये होते हैं आपके यूकेरियोटिक्स में। गाल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक्स कोशिका ये लो, ये ही आपकी ये प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक, रिक्तिका, टोनोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, ये सब आपका। इसमें अंतर तो कोई बात नहीं। प्रोक्रियोटिक्स तथा यूकेरियोटिक्स में ये प्रारंभिक कोशिकाएं, इसमें अविकसित है केंद्र झिल्ली तथा केंद्रक उपस्थित, इसमें झिल्ली की कोशिका इसमें चलो ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, यहाँ पर याद आया ना। देखो यहाँ से आपके एक और क्वेश्चन बनेगा। इनमें अंतर प्रोक्रियोटिक्स और यूकेरियोटिक्स। ये प्रारंभिक कोशिका हैं, ये सुविकसित हैं, इसे अविकसित केंद्र कहते हैं, इसमें पूर्ण विकसित कहते हैं। इस केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रक अनुपस्थित होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका उपस्थित होती हैं। आपसे पूछ ले कि यूकेरियोटिक्स में क्या होता है, तो इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होती है, और इसमें प्रोक्रियोटिक्स में नहीं होती। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अनुपस्थित होता है, इसमें कोशिका अंगन उपस्थित होता है, इसमें सूक्ष्मदीर्घ कोशिका विभाजन होता है, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है ना। समसूत्री कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता? प्रोक्रियोटिक्स में। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र झिल्लियों में होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषी हरित लवक में होता है। किसमें हरित लवक में होता है? यूकेरियोटिक्स और प्रोक्रियोटिक्स। प्रोक्रियोटिक्स में है ना प्रकाश संश्लेषी तंत्र झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक में अनुपस्थित। और देख लेते हैं। हाँ, इसमें राइबोसोम 70S प्रकार
70S प्रकार किस में होते हैं? प्रोक्रियोटिक्स में होते हैं, और यूकेरियोटिक्स में 80 होते हैं, है ना। इसमें कोशिका भित्ति पतली होती हैं और इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें कशेरुकियां सूक्ष्म तंतु, इसमें सूक्ष्म नलिकाओं की। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। लैंगिक जनन किस में नहीं होता है? प्रोक्रियोटिक्स में, और यूकेरियोटिक्स में होता है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से होता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। एक गुणसूत्र किस में पाया जाता है? प्रोक्रियोटिक्स में, और इसमें एक से अधिक किसमें? यूकेरियोटिक्स में, एक से अधिक। ठीक है, चलिए। यूकेरियोटिक्स कोशिकाओं को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया। एक तो होता है पादप कोशिकाएं और एक होता है जंतु कोशिकाएं। ये भी क्वेश्चन आता है कि यूकेरियोटिक्स कोशिकाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो दो वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रोक्रियोटिक्स और कौन सी? एक तो पादप कोशिकाएं और एक जंतु कोशिकाएं। ये रही आपकी पादप और ये आज का जंतु। जंतु और पादप कोशिका की तुलना। अंतर का आधार कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है परंतु प्लाज्मा निर्मित कोशिका झिल्ली का आवरण होता है। पादप कोशिकाएं प्लाज्मा निर्मित के बाहर भित्ति उपस्थित होती है। केंद्रक उपस्थित होता है परंतु कोशिका के मध्य स्थित होता है। इसमें भी केंद्रक उपस्थित होता है परंतु कोशिका में। केंद्रक झिल्ली जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, पादप में नहीं होती। अच्छा, दोनों में होते हैं। केंद्रक झिल्ली दोनों में होते हैं, जंतु और पादप में। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। राइबोसोम उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, दोनों में होता है। चलिए, ये मैंने आज आपको इतना सा कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नोट्स ज़रूर ले लेना है क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी पास हुए हैं, तो अपने पास टाइम कम है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अगर डेमो देखना है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज मैंने आपके लिए इसीलिए एक 20 मिनट का एक वीडियो बनाया। देखें, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाइयों का धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कभी भी आपके सामने कोई भी वीडियो आ सकता है। सुबह से शाम तक आपके डेली क्लासेस चल रही हैं, आपको ज्वाइन ज़रूर करना है। सुबह 6:30 बजे से रात की 11 बजे तक आपके इस चैनल पर डेली क्लासेस चल रही हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।